हफ्ते के आखिरी दिन बचा है आखिरी एक घंटे का ट्रेड। नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। और बाजार पर रखी नजर इस वक्त 120 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स में हो रहा है कारोबार और निफ्टी पर 30 अंकों का नुकसान। आज दिन भर 9,200 के नीचे कारोबार किया है। बता दें आपको इस वक्त की बाजार की बड़ी बातें, लंबे वीकेंड के पहले थोड़ा सा सावधानी का माहौल है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स उतने बुरे नहीं है, निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिखे। एशियाई बाजार, यूरोप ठीक ठाक है, डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों पर दबाव है। 9,200 के ऊपर जाने में हो रही है मुश्किल। लंबा वीकेंड कल छुट्टी है और दूसरा कारण है इन्फोसिस के नतीजे, और नतीजे के बाद क्या गाइडेंस जो इन्फोसिस ने दिया उससे इन्फोसिस और बाकी आईटी शेयरों पर दबाव है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में कल जो जिस तरह से मेटल्स के दाम टूटे और मेटल शेयर टूटे, उससे भी बाजार पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो आईटी के बाद जो दूसरा सेक्टर जिसने बाजार पर दबाव बनाया वो है मेटल्स का। बैंकिंग शेयर, आज बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के पहले मजबूत होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा दिन बैंक निफ्टी ने हरे निशान में बिताया है। हाँ, ये जरूर है कि बैंक निफ्टी भी 21,750 21,800 की रेंज में थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, जहां पर वीकली एक्सपायरी के लिहाज से पोजीशंस बनी हुई है। लेकिन फिर भी 21,700 के ऊपर टिके रहना बैंक निफ्टी के लिए एक अपने आप में साफ तौर पर अच्छा सपोर्ट का काम माना जाएगा। लेकिन 9,200 और 9,300 ये दो लेवल ऐसे हैं जहां पर दमदार कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है, और दोनों ही स्ट्राइक प्राइस को मिलाकर देखें तो लगभग 14-15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में दिन में इजाफा हुआ है। तो ट्रेडर्स थोड़ी सी मंदी की पोजीशन बना रहे हैं कॉल बेचकर लंबे वीकेंड के बाद, ताकि आते ही प्रीमियम में हो जाए कमी, और अगर कोई खराब खबर मिले तो पूरे के पूरे प्रीमियम कमाने को मौका मिले, और अगर खराब खबर ना भी आए तब भी टाइम वैल्यू कम होगी। तो कॉल ऑप्शन बेचने का एक मौका ढूंढ रहे हैं ट्रेडर्स इस तरह के बाजार में इस वक्त। हर्षिता और सेंसेक्स निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पे लेकर आएंगे और साथ ही आपको बताएंगे स्टॉक्स का क्या हाल है। 9174 के आसपास ये फिलहाल बाजार कारोबार कर रहा है। धीरे धीरे करके अपने लो की तरफ फिसलता हुआ निफ्टी दिखाई देगा। सेंसेक्स भी अब 150 अंकों की गिरावट लगभग दिखा रहा है, 140 पॉइंट नीचे, और ये लो पर पहुंच ही गया है। 29,501 दिन का निचला लेवल है। मिड कैप इंडेक्स में भी अब देखेंगे 25-26 अंकों की गिरावट, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सुधार जरूर है। 16 अंकों की बढ़त पर ये इंडेक्स कारोबार करता हुआ। ओके, ये तो ही आज की बात। लेकिन बता दें इस शो में क्या कुछ खास है आपके लिए। सबसे पहले आईटी और इन्फोसिस शेयर नतीजों के बाद क्या और रणनीति बताएंगे, हम एक्सपर्ट से करेंगे बात। और अगले हफ्ते नतीजों के लिहाज से बड़ा हफ्ता है। टीसीएस, यस बैंक, इंडस्ट्रियल, लंबी लिस्ट है। एसीसी जो नतीजे पेश करने वाले, तो नतीजों से पहले इन तमाम शेयरों पर क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। यस सिक्योरिटीज की निताशा शंकर हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे उनसे कि इस तरह के बाजार में कहां है मौके पैसा लगाने के, कौन से शेयर खरीदने चाहिए वो बताएंगे हमें। और साथ ही हर रोज की तरह आपके लिए ये तो होगा ही कि कहां बनाएं आप लॉन्ग पोजीशन और किसे करें शॉर्ट। अब से कुछ ही सेकंड्स में निफ्टी पर 3 बजे आपको मिलेगी 3 बेहतरीन कॉल्स, और 3:15 बजे बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी आज लगाओ कल कमाओ, ये सब कुछ होगा आज ही के शो में। लेकिन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। आज टेक्नोलॉजी काउंटर्स के बुरे हाल है। इन्फोसिस सबसे ज्यादा पिट रहा है। उस खराब गाइडेंस के बाद काउंटर करीब 40 रुपए की गिरावट दिखाता हो, यानी कि 4% नीचे, और टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते। ये काउंटर भी नरम है, 2.5% की गिरावट। विप्रो, माइंडट्री, एचसीएल टेक में भी हमने देखा है बिकवाली ही देखने को मिली है। इसके अलावा मेटल्स की हो रही है धुलाई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दाम कम हुए हैं, गिरे हैं। तो हिंडाल्को, वेदांता जैसे काउंटर सुबह से कमजोर थे। दोपहर बाद हमने देखा है स्टील कंपनियां भी पिटने लगी। टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने देखा प्रेशर आज काफी ज्यादा है। इंडेक्स में जो दबाव बन रहा है, जो लगभग 150 पॉइंट नीचे सेंसेक्स कारोबार कर रहा है, इसमें भारतीय इंफ्राटेल, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट और ग्रासिम का भी बड़ा हाथ है। लेकिन रियल्टी कंपनियों ने कुछ सहारा देने की कोशिश जरूर की है, और यहां पर आप देखेंगे कई इंटरेस्टिंग काउंटर्स हैं। अंसल हाउसिंग, शोभा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, प्रेस्टीज, ब्रिगेड जैसे काउंटर्स में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से भी एक अच्छी रैली। एचपी, बीपी, आईओसी तीनों में अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी इस समय बनती दिखाई दे रही है। आईओसी और एचपीसीएल सबसे ज्यादा एक्टिव है, 3 और 4% की तेजी। मिड कैप काउंटर्स पर आए तो ये इंडेक्स थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन कुछ काउंटर्स है जहां पर अच्छा तेजी का मूव है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में अच्छी रनअप देखने को मिली है, 5.5% ऊपर। एचओईसी अच्छी तेजी दिखाता हुआ। केईसी इंटरनेशनल, सीमैक, ऑर्किड फार्मा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखी है लोगों ने की है खरीदारी। ओके, तो ये है तमाम शेयरों पर एक्शन का आज आपके लिए अपडेट। लेकिन 140 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, निफ्टी 35 अंक नीचे रहा। इन मिनटों में अब कुछ कमजोरी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे हम आखिरी 1 घंटे में
एंटर कर रहे हैं, बाजार थोड़ा सा और कमजोर होता हुआ दिख रहा है। दिन का लो पॉइंट बता दूं 9161 जो अभी अभी निफ्टी ने छुआ था, यहीं पर थोड़े से बाजार आते हुए दिखे हैं, दिन के लो पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश बंसल हमारे साथ है और वक्त है राकेश से तमाम शेयरों पर राय लेने का, जहां पर आज दमदार पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। राकेश, सबसे पहले तो शॉर्ट साइड पर मेटल्स बड़े कमजोर हैं और एक भी मेटल स्टॉक ऐसा नहीं है जो बचा हुआ, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, सेल, जो आप नाम ले, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, क्या अब भी कोई मौका है शॉर्ट करने का या फिर छोड़ दें? नहीं अनिल जी, छोड़ना नहीं चाहिए। इनफैक्ट वीकनेस देखने को मिली है। हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को मुझे एक अच्छे कैंडिडेट लगते हैं बिकवाली करने के लिए, बट हिंदुस्तान जिंक में ऑलरेडी ब्रेकडाउन 255 के नीचे इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, वहां से एक फॉल देखने को मिल चुका है। हिंडाल्को को मौजूदा स्तरों पर बेचा जा सकता है 190 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ, और इसके अंदर नीचे में 178, 179 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और ये जो लेवल्स मैंने बताए हैं ये फ्यूचर सेगमेंट के हैं। ओके, तो हिंडाल्को में आप बना सकते हैं शॉर्ट पोजीशन अब भी, लेकिन जहां ओपन इंटरेस्ट में बड़ा इजाफा दिख रहा है वो स्टॉक है आइबुल रेल। आज बैंक से बाहर निकला और बैंक से बाहर निकलते ही तेज दौड़ लगाकर 50% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। आज वापस से बैंक में घुस जाने वाला ये पक्का है। राकेश, क्या किया जाए इस लेवल पर? 103, 104 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि नई खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 103, 104 के अराउंड चल रहा है, ऊपर में 105, 106 के अराउंड मेरा ऐसा मानना है मुनाफे को बांध लेना चाहिए। जैसे टेक्निकली भी 106 के अराउंड स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और एक बार शायद रुक सकता है, और दूसरा जैसे आपने मेंशन करा कि एफएनओ के बैन में आ सकता है, जिस तरीके से पोजीशंस बनी है तो बैन में आएगा तो मोस्टली शेयर एक बार को रुकता है, तो 106 के अराउंड मुनाफे को बांधना चाहिए किसी ने अगर नीचे के भाव पर ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो। ओके, ट्रेड के लिए अगर इंडिया बुल्स लिया है तो मुनाफा बांध लें, ये राय बांध ले मतलब मुनाफा ले लें। हाँ, मुनाफा ले लें। अच्छा, मुनाफा ले लीजिए, वेट करने में कोई समझदारी नहीं है। लेकिन कुछ और काउंटर्स हैं अनिल जिसमें हम देख रहे हैं काफी मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है या फिर शॉर्ट पोजीशंस खड़ी हैं। और अदानी ग्रुप में, अदानी पोर्ट दबाव में, पावर में भी दबाव का सिलसिला हावी। एंटरप्राइजेस थोड़ा सा फ्लोट दिखा रहा है, कुछ तेजी आई है। पोर्ट और पावर में क्या किया जाए बताइए राकेश, क्या अब भी शॉर्ट करना बनता है? देखिए, पोर्ट में तो मेरा ऐसा मानना है 318 के स्तरों पे नजर रखनी चाहिए। स्टॉक ने ऊपर से करेक्शन दिखाई थी, 318 के लेवल्स अगर डिसाइसिवली नीचे में टूटते हैं तब इसमें शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। अदानी पावर में हर्षिता कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, तो इसलिए यहां पर बिल्कुल भी शॉर्ट सेलिंग की राय नहीं दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे भी आपने भी मेंशन करा, अदानी इंटरप्राइजेज स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर ये स्टॉक जिन स्तरों के आसपास चल रहा है, अगर 117 के अराउंड ये स्टॉक क्लोज होता है तो इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 120, 122 देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक मजबूत स्टॉक पेट्रोनेट एनर्जी, इस पर राय लेना चाहता हूं। आज 1% कमजोर हुआ है लेकिन ओपन इंटरेस्ट आज भी फिर से बढ़कर आया है, तो यहां पर शॉर्ट करें या लॉन्ग? देखिए अनिल जी, शॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, 418 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने। कोई भी वीकनेस आती है तो बाय करके चलना चाहिए। मोर ऑफ अ डिफेंसिव बेट है, और टेक्निकली अगर निफ्टी में गिरावट गहराती भी है तो भी ये स्टॉक का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो ये दर्शाता है कि स्टॉक शायद गिरेगा नहीं। ऊपर में शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 437, 438 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एचपीवीपी आईओसी में परसेंटेज टर्म्स में तो तेजी दिख रही है लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन ज्यादा कुछ है नहीं, तो कैसे पढ़ें इस मूव को और क्या किया जाए? हर्षिता, टेक्निकली तीनों स्टॉक्स अप ट्रेंड के अंदर हैं, और किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में तो होल्ड करना चाहिए। अगर कोई नई एडिशन करना चाहता है तो टेक्निकली एक नई एंट्री एचपीसीएल में ही बनती है, जहां पर एक नया ब्रेकआउट आज देखने को मिला है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, और इस ब्रेकआउट के लक्ष्य लगभग 578, 580 के बैठते हैं। अगर नई तेजी करनी है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बाइंग की जा सकती है। ओके, एचपीसीएल में बाइंग करें। बेहतरीन दिन आज फिर से इनके लिए, और एक ऐसा ही बेहतरीन दिन टायर स्टॉक्स के लिए भी। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़े से फिसले जरूर हैं। अपोलो देखिए हरे निशान में, सीएट हरे निशान में, और एमआरएफ। इन तीनों में से कुछ खरीदेंगे आप? प्रदीप जी, अनिल जी, इन तीनों में से अपोलो टायर और एमआरएफ काफी बेहतरीन लगते हैं, बट इमीडिएटली अगर 1-2 दिन का नजरिया है तो अवॉइड करना चाहिए। अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है, 15 से 20 दिन का नजरिया है, तो करेक्शन पे अपोलो टायर और एमआरएफ
को ऐड किया जा सकता है। तो ये है अपोलो टायर्स पर राय। शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम शेयरों पर राय देने के लिए। हमारे दर्शकों को कहां पर आपको वायदा कारोबार में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और कहां करें आप शॉर्ट। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दो और नए मेहमान, राजन शाह, जय ठक्कर, इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक 130 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान दिखेगा आपको 37 अंकों का। दिन के निचले स्तरों की तरफ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लंबा वीकेंड है, कल बाजार की छुट्टी है गुड फ्राइडे और अंबेडकर जयंती की वजह से, तो लंबे वीकेंड के पहले थोड़े से नर्वस है बाजार। एक बार मैं आपको फटाफट तस्वीर बता दूं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की किस तरह का कारोबार होता दिख रहा है। यूरोप उतना बुरा है नहीं, एकदम शांत कारोबार होता हुआ दिख रहा है यूरोप के बाजारों में। थोड़ा थोड़ा नुकसान है, 1/4% से आधा। अच्छा, थोड़ी कमजोरी बढ़ी है, ओके, इसीलिए हमारे यहाँ भी कमजोरी बढ़ी है, ठीक है। डाउ फ्यूचर्स 15 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे थोड़ी देर पहले मुझे, अब 30 पॉइंट नीचे, तो ठीक है। तो अभी जो गिरे हम पिछले कुछ मिनटों में वो इस वजह से गिरे कि थोड़े से बाहर के फ्यूचर्स और बाहर के बाजार कम हुए, लेकिन रुपए में मजबूती शानदार है और 25 पैसे की मजबूती इस वक्त आपको नजर आएगी। चलिए, हमारे दो और एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक तो हैं जय ठक्कर साहब जो तकनीकी राय देंगे हमें, आनंद राठी सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दूसरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड बुल्स ग्रुप के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजन शाह साहब। आप दोनों का स्वागत है। राजन, सबसे पहले तो इन्फोसिस आईटी शेयरों पर इन नतीजों से और गाइडेंस से आप क्या मतलब निकालते हैं? क्या अभी भी आईटी शेयरों से दूर ही रहना चाहिए या आकर्षक हो गए इस भाव में खरीदने के लिए? मुझे तो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है अनिल जी, बिकॉज इन्फोसिस आज का जो अगर आप भाव देखो तो मेरे ख्याल से 14 के प्राइस अर्निंग पे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो वैल्यूएशन रीजनेबल है। दूसरी चीज जो मैनेजमेंट ने कही है कि उसकी जो पे आउट पॉलिसी है वो इम्प्रूव करेंगे 50% से 70%, तो अच्छा खासा एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक हो जाता है। तीसरी चीज जो मैनेजमेंट कही है कि इन एडिशन टू इम्प्रूविंग दी डिविडेंड पे आउट 13,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इधर वाया वे ऑफ डिविडेंड अगेन और मे बी बायबैक। तो ये इसका भी यील्ड अगर आप देखो तो 2,20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अगर 13,000 करोड़ वापस दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये 6% हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें डाउनसाइड नहीं है, और अगर आपका 3 साल का टाइम फ्रेम है तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा आपको डिविडेंड यील्ड भी देगा और साथ में रीजनेबली अच्छा अप्रिसिएशन भी देगा। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टाइम अगर आपका टाइम फ्रेम है लॉन्ग टर्म तो मेरे ख्याल से निवेश करना चाहिए। ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रही है यहाँ से। ओके, तो भाव से और वैल्यूएशन से है अच्छा आकर्षक, ऐसे में इन्फी खरीदें। तो टॉप पिक आपकी इन्फोसिस है या कोई और? नहीं, देखिए आपने मुझे आईटी के बारे में पूछा इसलिए मैंने आईटी का स्टॉक के बारे में बात की इन्फोसिस, लेकिन आइडियाज तो रिलेटिवली देखे तो अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक बाजू आईटी स्टॉक्स है और दूसरी बाजू लेट्स से फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल हाउसिंग के स्टॉक्स है, तो मेरा झुकाव अफोर्डेबल हाउसिंग पर रहेगा। मैं आईटी में ही पूछा हूँ, आईटी में टॉप पिक इन्फोसिस है ना? नहीं, आईटी में टॉपिक मुझे इन्फोसिस नहीं लग रहा है, मुझे टीसीएस लग रहा है। ओके, बिकॉज हेलो, अरे टीसीएस बेहतर है इन्फोसिस से, ये आप कह रहे हैं, ठीक बात है। ओके, जय चार्ट्स पर क्या संकेत है, किस भाव में इन्फोसिस और टीसीएस खरीदना चाहिए अगर खरीदना है तो? गुड आफ्टरनून जी। वेल, ओवरऑल अगर आप देखें सो आईटी इंडेक्स ओवरऑल ऊपर के लेवल से रिवर्स हो चुका है। एज ऑफ नाउ तो 11,200 के पार जा नहीं पाया वो इंडेक्स, एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखो जी लास्ट 2-2.5 सालों में आईटी के स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे। इनका आईटी इंडेक्स क्लियरली वही दर्शा रहा है, वो क्लियरली एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है निफ्टी आईटी, और हमेशा ही जब भी अपर एंड ऑफ द चैनल पे आता है तो वहां से एक रिवर्सल देखने मिलता है, और इस दफे भी वही देखने मिला है कि एग्जैक्टली अपर एंड ऑफ द चैनल
से वो स्टॉक रिवर्स हो चुका है। सो मेरा ये मानना है कि इन्फोसिस का अगर सवाल है तो ऑन द लोअर साइड 900 ये एक सपोर्ट है। लास्ट 2 दफे वहां से वो रिवर्स होके लगभग ऑन दी अपसाइड 1000 से लेके 1040 तक गया है और वहां से रिवर्स हुआ है। तो ये रेंज रही है 1040 से लेके 900 की इन्फोसिस में। और टीसीएस ऑन द लोअर साइड करीबन 2100 2150 से रिवर्स होता है और ऑन दी अपसाइड करीबन 2650 2700 ये एक रेंज उसकी रही है। सो मोटा मोटी अगर मैं देखूं स्टॉक स्पेसिफिक कौन सा अच्छा परफॉर्म किया और कर सकता है आगे जाकर, तो मुझे टीसीएस लग रहा है। हालांकि इन्फोसिस अगर 900 से फिर से रिवर्स होता है देन ओनली वन शुड गो एंड एंटर इनटू दोस काइंड ऑफ अ ट्रेड। अदरवाइज एज ऑफ नाउ तो मैं कहूंगा कि आईटी स्टॉक्स को अनिल जी अवॉइड ही करें जब तक कोई रिवर्सल नहीं दिखाई देता। टेक्नोलॉजी से रहिए दूर, क्योंकि रिवर्सल फिलहाल तो नहीं दिख रहा है और जब वो टर्न अराउंड आएगा तभी खरीदारी के बारे में सोचिए। ये फिलहाल राय चार्ट्स पर बन रही है। एक पॉकेट जहां पर हम देख रहे हैं काफी अच्छा एक्शन, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। राजन, ऑफ कोर्स जो बड़ी डेवलपमेंट थी कि कंपनियों को शायद आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर रोज या फिर डे के एंड में प्राइस चेक करने की। आई एम नॉट श्योर से बाजार कितना एंथूज्ड होगा या नहीं, लेकिन वैल्यूएशन वाइज एचपी बीपी आईओसी में कितना आपको लग रहा है आगे और अपसाइड देखने को मिलेगा और प्राइस एक्शन क्या आपको लग रहा है और तेजी पकड़ सकता है? देखिए, ये तीनों कंपनी बेसिकली अगर आप देखो तो इंडिया में जितने पेट्रोल पंप है 90% पेट्रोल पंप मेरे ख्याल से ये तीनों कंपनी कमांड करती है 90% मार्केट शेयर। और ये जो मूव है जो एक्चुअली इंटरनेशनली ये मूव हमें अलाइन करेगा इंटरनेशनली जो प्राइसिंग पॉलिसी है कि जैसे क्रूड ऑयल फ्लक्चुएट होता है इंटरनेशनल मार्केट में वैसे ही मूवमेंट होती है पेट्रोल केरोसिन या गैस प्राइसेस में। तो उससे ऑब्वियसली ये सब कंपनी को बेनिफिट होगा, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये स्टॉक्स काफी बढ़ गए हैं। तो मेरा इतना झुकाव नहीं है ये सेक्टर के प्रति। और प्लस यहाँ पे जो बात हो रही है कि मेगा ऑयल कंपनी क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट, तो उससे भी ये सब कंपनीज में आप देख रहे हो काफी अच्छी मूवमेंट आ रही है। एमआरपीएल में आ रही है, ओएनजीसी में आ रही है, बाद में पेट्रोनेट एलएनजी में आ रही है। तो पता नहीं कि क्या स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट अपनाएगी कि 1-2 बड़ी ऑयल कंपनियां क्रिएट करे और क्या रेशियो होगा। तो मेरे ख्याल से अभी मैं ये सेक्टर से थोड़ा दूर ही रहूंगा। ओके, एनबीएफसी में फिर से थोड़ी थोड़ी खरीदारी आई है जय, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है या फिर वाकई में कई मौके हैं? देखिए भारत फाइनेंशियल आज 3% ऊपर है, उज्जीवन 2.5%, ये सब बड़े स्टॉक से वायदा कारोबार के, आईबुल हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस, कुछ खरीदा जाए या ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट करने का मौका है? नहीं, ओवरऑल जी फ्रॉम मीडियम टर्म टाइम फ्रेम अगर आप मुझे पूछते हो तो आई थिंक यस एवरी डिप शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। चार्ट्स काफी अट्रैक्टिव है सभी के और जो हिसाब से बाउंस देखने भी मिला था लास्ट 3 महीनों में सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मूव, एक अच्छा इंपल्सिव मूव, हायर टॉप हायर बॉटम देखने मिला था, जिससे क्लियरली एक चीज तो समझ में आती है कि फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टॉक्स अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर रहा है ये स्टॉक्स में और कोई इंडिकेशन नहीं है रिवर्सल का। तो एज ऑफ नाउ मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। एक आध हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए किसे लेना हो तो अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है चार्ट्स पे। फ्रॉम द मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू पोजिशनल ट्रेडर्स को हो तो आई थिंक फॉर देम ईच डीप इज अ बाय फॉर ऑल ऑफ द स्टॉक्स। ओके, तो ये राय आपके लिए एनबीएफसी पर आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक्स बड़े एक्शन में। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में कोई स्टॉक पसंद है आपको, आपकी रिकमेंडेशन रिसर्च लिस्ट में हो, बताएं राजेंद्र सर। देखिए, डायरेक्टली हाउसिंग फाइनेंस में तो कंपनी नहीं है, लेकिन मैंने एक कंपनी आपके चैनल पर रिकमेंड की थी। एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है जिसकी 100% सब्सिडरी है महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस। तो वो मुझे लगता है कि रूरल इंडिया में जो 1 करोड़ घर बनाने की बात गवर्नमेंट ने कही है तो उससे काफी ये कंपनी को बेनिफिट होगा। तो और प्लस रूरल इंडिया में भी काफी हम जोरदार बॉयंसी आने वाले सालों में देखने वाले हैं, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट ने बात की कि फार्मर्स इनकम डबल करेंगे 2022 तक। तो मेरे ख्याल से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस बेनिफिट करेगी बिकॉज उसकी 100% सब्सिडरी जो है वो रूरल इंडिया पे ज्यादा फोकस करती है। दूसरी कंपनी है रिलायंस कैपिटल जिसमें हमें 20-25% की अपसाइड नजर आ रही है, बिकॉज एक बाजू से कंपनी का मैनेजमेंट अभी क्लियरली अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहता है, नॉन कोर एसेट्स को भी हाइव ऑफ और डिस्पोज करने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मार्केट ने इसे पॉजिटिवली लिया और स्टॉक भी इतना कुछ बढ़ा नहीं है, 500 से 600 हुआ था। हमने पहला रिकमेंडेशन 500 रुपए पे आपके इंग्लिश चैनल पे कहा था, फिर आपके चैनल पे भी कहा था, और मुझे लग रहा है 750 750 तक रिलायंस कैपिटल जाएगा आने वाले दिनों में। तो रिलायंस कैपिटल, M&M फाइनेंशियल, ये टॉप ट्रेड्स के लिहाज से राजन इस समय पिक कर रहे हैं। अच्छे रिटर्न्स इनमें बनते दिखाई देंगे जरूर।
हम बात कर रहे थे पहले मेटल कंपनियों की और जिस तरह से ये पूरा पैक टूट रहा है, हिंडाल्को वेदांता में बिकवाली की पोजीशन लेंगे जय, या फिर आपको लग रहा है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, क्योंकि ये दोपहर बाद पिटने लगे तो वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की शॉर्ट करके? वेल हर्षद, ये बात डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि ये सारे ही स्टॉक्स में जो भी आपने अभी जस्ट मेंशन किए, सारे में वीकनेस देखने मिल रही है और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ये स्टॉक, इवन इफ मार्केट यहाँ से समझो साइडवेज ही रहता है या तो ऊपर भी ट्रेंड दिखाता है, 10 मुझे ऐसा नहीं लगता है जो हिसाब का आज ब्रेकडाउन देखने मिला ये स्टॉक्स में, खास करके द मेजर 3 स्टॉक्स उससे रेदर जो ट्रेडर्स फेवरेट रहे, वेदांता, टाटा स्टील एंड हिंडाल्को, ये तीनों में ही एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने मिला है। टाटा स्टील में एक काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप, हिंडाल्को में एक वेज पैटर्न में से, हिंडाल्को में से ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकडाउन देखने मिला और वेज पैटर्न में से वेदांता में, तो सारी टॉपिंग पैटर्न है। सो आई थिंक एनी अपॉर्चुनिटी, एनी बाउंस शुड यूटिलाइज टू सेल दीज स्टॉक्स। जेएसडब्ल्यू स्टील एज ऑफ नाउ हर्षद मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा, उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं जितनी ये तीनों स्टॉक्स में है, तो और शॉर्ट पोजिशन, शॉर्ट बिल्डअप भी देखने मिल रहे हैं फ्रंट पर, तो आई थिंक यस अभी भी शॉर्ट किया जा सकता है पोजिशनली, और बाउंस देखने मिले तो वहां पर भी कर सकते हैं। वेरी क्विकली अगर राजन आप हमें बता सके, जो ग्लोबली बाजार में दबाव देखने को मिला है मेटल की प्राइसेस में, क्या ये फिर से साइकिल टर्न होने की ओर इशारा है या फिर एक प्रॉफिट टेकिंग ही है? एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा है कि मेटल में जो तेजी हमने देखी वो अभी ज्यादा बरकरार रहेगी। मेटल में मैं सॉफ्टनेस देख रहा हूँ, भले इंडिया से डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी बिकॉज इंफ्रा में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली मेटल का रिक्वायरमेंट स्ट्रांग रहेगी और उसकी वजह से प्राइसेस भी रीजनेबली फाइन रहेंगे, लेकिन मुझे इतनी कुछ खास अपसाइड नजर नहीं आ रही। और जहां तक वैल्यूएशन की बात है, काफी सारे स्टॉक्स हमने देखा 70 रुपीज वाला हिंडाल्को 200 रुपए तक चले गया था, और वैसे ही टाटा स्टील अगर आप देखो तो काफी जबरदस्त अपसाइड उससे दिखा दी है। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर के लिए मुझे एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी सारी काफी अपॉर्चुनिटीज है ब्रॉडर मार्केट में, उसकी तरफ देखें ना कि मेटल की तरफ, बिकॉज काफी वॉलेटाइल भी है और साथ में मेरे ख्याल से अपसाइड अभी कैप हो गई है इसमें। ओके, तो ये है राय आपके लिए मेटल शेयरों पर। लेकिन बढ़ते हैं खबर की ओर। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि रेस्टोरेंट में खाना खाने गए ग्राहक को खाने की मात्रा की जानकारी देना जरूरी है। इस मुद्दे पर उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई है। पिछले दिनों में खबर आई, आपने बयान भी दिया कि खाने की बर्बादी रोकने के लिए रेस्टोरेंट के लिए, खासतौर से बड़े बड़े होटलों के लिए हम एक एडवाइजरी जारी करेंगे ताकि खाने की बर्बादी रोकने के लिए किस तरह कदम उठाया जाए। वो एडवाइजरी कब तक जारी होगा, उसकी खास बातें क्या होगी? एडवाइजरी हमने वो उनको नहीं कहा कि होटल को जारी करेंगे, हमने ये कहा कि जो डिपार्टमेंट हमारा है उस डिपार्टमेंट की बैठक बुला करके हम इस बात की जानकारी लेंगे कि ये जो समस्याएं हैं कि होटल में हम कंज्यूमर हमारा उपभोक्ता मंत्री भी हैं, कंज्यूमर कोई खाना खाने के लिए जाता है तो उसको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि जिस चीज को वो दे रहा है, आदेश ऑर्डर कर रहा है खाना का, वो खाना की संख्या मात्रा कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो उसके बगल में दर्ज होना चाहिए कि हाफ प्लेट में कितनी क्वांटिटी रहेगी, फुल प्लेट में कितनी क्वांटिटी रहेगी। बिल्कुल, तो ये दर्ज होना चाहिए। तो हम सिर्फ जानकारी कंज्यूमर के दृष्टिकोण से लेना चाहते हैं कि आप इसमें बतलाओ, ये जो खाना बच जाता है, चावल बच गया, दाल बच गया या सामान बच गया, तो बच गया तो जो बचा हुआ सामान है तो रेस्टोरेंट का मालिक क्या करता है, उसको वो जाकर के उसको फेंक देता है या जाकर के दूसरे को सर्व करता है, ये तो किसी को जानकारी नहीं है। इस पर सर कब तक हम कुछ गाइडलाइन या फिर एडवाइजरी इशू कर सकते हैं? हमने अपने अधिकारी को बुलाया है, उस पर बात करते हैं और जल्द से जल्द गाइडलाइन इस पर इशू करेंगे सर। पिछले गाइडेंस इशू नहीं करने के, गाइडेंस वगैरह हम फिर में अभी मत रहिए, गाइडेंस इशू करेंगे। तो किस तरह का पहल हो? अभी हम जागृति लोगों के जो ग्राहक हैं, एक मास का डिस्कशन का विषय बन गया है, पब्लिक डिस्कशन शुरू हो गया है मीडिया के माध्यम से। अब उसमें हम आपसे भी राय लेंगे कि आप इसको सही समझते हैं कि गलत समझते हैं। पिछले दिनों सर आपने ऐसे कई सारे फैसले लिए थे, जैसे कि आपने कहा था सर्विस चार्ज कंपलसरी ना किया जाए, एमआरपी को लेकर आपने डिसीजन लिए थे, सबने माना नहीं, लेकिन अभी भी कई जगह इस नियम को बहुत पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा। अब वो हम नहीं जानते हैं, हमने कह दिया कि सर्विस चार्जेज जो है इंक्लूड रहता है, एमआरपी में इंक्लूड रहता है, जिसको किसी ने विरोध नहीं किया। और हमने यही कहा, क्या कहते हैं कि ये ऑप्शनल है, लेकिन लागू करने की बारी है, थोड़ी सी ढिलाई नहीं है।
तो अब जब जाता है तो वहां क्या कहते हैं, जब जाता है खाने वाला जाता है, जो जानकार है, दबंग है, वो कहता है कि हम नहीं देंगे, चुप हो जाता है। तो खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से एक बेहतरीन मुहिम की खाने की बर्बादी ना हो। होटल में अगर आप अगली बार जाएं, आपको ये बताया जाए कि आपकी प्लेट में कितनी दाल आएगी, कितने राइस आएंगे और रोटी की साइज क्या होगी, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग होता दिख रहा है। इंटरेस्टिंग, और पता नहीं ये ग्राहकों के फेवर में है या फिर उनको और परेशान करेगा, ये समझना डिफिकल्ट है। फिलहाल इन रेस्टोरेंट मालिकों की तो नींद हराम हो गई अनिल जी। एक बात है, इरादा अच्छा है कि खाने पीने का जो सामान है उसकी बर्बादी ना हो, जूठा न जाए, वेस्ट ना हो, क्योंकि काफी लोग हासिल नहीं कर पाते हैं और खाना काफी वेस्ट होता है। तो कम से कम शादियों में, फंक्शंस में, होटल्स में ये एक अच्छा, मुझे याद है कुछ ऐसे देश हैं यूरोप में जहां पर ये अलाउ नहीं है कि आप अगर होटल में जाते हैं और ऑर्डर करते हैं तो उतना ही मंगाएं जितना आप खा सकते हो, जितना मंगाए वो खाना जरूरी होता है, और डॉगी बैग्स परमिटेड नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए, ये एक बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। हिंदुस्तान में भी सरकार इस पर काम करती हुई दिख रही। जो एक्सक्लूसिव बातचीत हमने आपकी अभी सुनाई लक्ष्मण रॉय और रामविलास पासवान जी की। कुछ और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में है उस पर राय दी जाए। एक सदाबहार शेयर एवेन्यू सुपरमार्ट, दमदार लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद और दमदार प्रदर्शन। आज फिर से 2.5% मजबूत है। 806 रुपए का लाइफ टाइम हाई लगभग उसके पास आज फिर से पहुंचा था। राजन, क्या कहेंगे इस लेवल पर क्या किया जाए? 780 पर बाय सेल, होल्ड तो बड़ी आसान रहा है, बाय या सेल में से क्या राय है? अनिल जी, ये तो स्ट्रॉन्ग सेल है। 45,000 करोड़ का मार्केट कैप उस कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 45,000 करोड़ का मार्केट कैप वो कंपनी के लिए जिसका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ का आने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये ग्रॉसली ओवरवैल्यूड स्टॉक है और इसे स्ट्रांगली सेल करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इन्वेस्टर इसे पार्ट करने में इतनी तकलीफ हो रही उनको। एकदम लगाव है मेरे ख्याल से डीमार्ट के शेयर के प्रति, बट इसका फ्लोटिंग स्टॉक कम है, इसलिए ये स्टॉक इतना क्रैक नहीं हो रहा है, वरना ये स्टॉक काफी नीचे आ गया होता। 82% दमानी जी के पास है और ऐसे भी मार्केट में फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ही कम है, बिकॉज काफी लोगों ने शॉर्ट टर्म टैक्स की वजह से भी बेच नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से एग्जिट करे तो भी इनफैक्ट स्ट्रांगली एग्जिट करना चाहिए, और अगर टैक्स भी बढ़ते तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिकॉज ये स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड है। 500 करोड़ का अगर कंपनी कोई नेट प्रॉफिट कर रही है, उसे आप 40-50 का ही प्राइस अर्निंग दो, अगर 50% ग्रोथ हो रहा है तो भी 25,000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए। 45,000 करोड़ के मार्केट कैप पे चल रही है, तो मेरे ख्याल से अगर ये 500 रुपया हो या उससे भी नीचे जाए तो मुझे नवाई नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा तो अगर आने वाले 2-3 साल ये स्टॉक चलेगा नहीं, तो ये मेरा व्यू है। ओके, इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी कि एवेन्यू सुपरमार्केट की वैल्यूएशन वॉलमार्ट जैसे ग्लोबल प्लेयर्स से भी महंगी है इस समय, और वो स्टॉक आपके सामने 782 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो राजन भी वही कह रहे हैं कि काफी भाग चुका है शेयर, थोड़ा सा इसे शांत होने दे, करंट लेवल्स पर हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें इसमें पोजीशन लेने की। लेकिन एक स्टॉक जिसमें अब तेजी से पोजीशन आ रही है वो है HOCL। देखिए 9% भागा है और ये पिछले आधे घंटे का ही मूव है, अपर सर्किट पर भी आ गया। जय, बिल्कुल ये स्टॉक में तो एक अच्छा मूव देखने मिला ही है, और HOCL में मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड और भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। इनफैक्ट सारा ही सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो यहाँ से लगभग एक जो हिसाब से प्राइस ब्रेकआउट देखने मिला है विथ a good buy crossover in its indicators as well as increase in volumes, मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड लगभग इसमें और भी कम से कम 15 से 20% का मूव बाकी एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म यहाँ पे थोड़ा खरीद कर जा सकते हैं। अगर थोड़ी डीप देखने मिली तो भी खरीदना चाहिए, मेरा ये मानना है। एक मोमेंटम अभी एक फ्रेश डेवलप हुआ है यहाँ पर। ओके, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और स्टॉक सेक्टर जो एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त। आखिरी आधे घंटे के ट्रेड में बताएंगे, उस पर हमारे एक्सपर्ट की राय बजने वाले हैं। 3 आपके लिए होगी निफ्टी पर 3 टॉप ट्रेडिंग कॉल्स, 3:15 बजे BTST STBT, और साथ ही यस सिक्योरिटीज की निताशा शंकर जुड़ने वाली है हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बच चुके हैं 3। वक्त है आपके लिए निफ्टी की 3 बेहतरीन स्ट्रेटेजी देने का, यानी कि आज अब बचे हुए समय में और सोमवार के लिए
किस तरह से निफ्टी को ट्रेड किया जाए। आदित्य अग्रवाल वे टू वेल्थ के कह रहे हैं कि निफ्टी को शॉर्ट कीजिए, 9220 होगा आपका स्टॉप लॉस का लेवल, 9120 पर मिलेगा आपको सोमवार को, वहां कवर करिएगा अपनी पोजीशन को। अगली राय नीरव बखारिया की, और नीरव का भी मानना है कि निफ्टी में बिकवाली की पोजीशन होनी चाहिए। इनका टारगेट 9120 वही है और 9190 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, और जय ठक्कर हमारे साथ है, लेते हैं उनकी भी कॉल। जय, बाय और सेल क्या करेंगे आप बताइए। वेल एल जी, मेरा ये मानना है कि 9134 ये अगर स्विंग हाई ब्रेक होता है देन डेफिनेटली एक रिवर्सल, मेरा ये मानना है कि उसके बाद होगा एक अच्छा खासा रिवर्सल। उसके नीचे तो लगभग 9000 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकता है अगर 9134 के नीचे क्लोज होती है तो निफ्टी। टिल दैट डजंट हैपन, मेरा ये मानना है कि ये जो ओवरऑल फॉल 9275 से अभी तक देखने मिला है, एटलीस्ट उसका एक बाउंस ऑन दी अपसाइड देखने मिलना चाहिए। सो बाय करने की सलाह है 9134 के स्टॉप लॉस के साथ स्पॉट पर 9240 इनिशियली एंड देयर आफ्टर 9260 ये टारगेट्स बनते होंगे अपसाइड। ओके, तो 9240 और फिर 9260 के लिए तेजी की पोजीशन जय की है। तो दो मंदी के कॉल्स, एक तेजी का कॉल। वागले साहब की भी राय ले लेते हैं। वागले जी बताइए क्या सलाह है, निफ्टी पर क्या ट्रेड लिया जाए? आफ्टर अशोका नाइक की लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, हालांकि यही लेवल्स है जहां पर 9150 की मैं बात कर रहा था, तो मैं वैसे क्लियर नहीं हूं, बट अगर कुछ व्यू लेना है तो बायस डाउनसाइड होगा। आइडियली मैं थोड़ा सा 20-30 पॉइंट ऊपर बेचना चाहूंगा 9180 वगैरह, एंड स्टॉप लॉस होगा 9210 और मेरा टारगेट होगा 9080। ओके, शॉर्ट करेंगे निफ्टी 9210 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आज तो शॉर्ट वाला मामला ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ी देर में ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स किस तरह के आते हैं। तो उम्मीद करें कि आज तो कुछ न कुछ एसटीबीटी कॉल्स भी आएंगे, लेकिन इस बीच इस हफ्ते के लोएस्ट लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है बाजार। 9161 ये था परसों का लो, वहां से थोड़ी रिकवरी हुई थी 9245 के आसपास तक की कल, और ऐसा परसों, और उसके बाद ऐसा लगा कि शायद मामला ठीक हो रहा है। कल फिर से थोड़ी कमजोरी हुई, आज इस हफ्ते के लो पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और बाजार जो बंद अगर इन लेवल्स के आसपास होते तो ये हफ्ते का लोएस्ट पॉइंट होगा जहां पर जाकर हम बंद होते हुए दिख रहे हैं, भले हफ्ता छोटा रहा हो। बैंक निफ्टी बड़ी मुश्किल से हरे निशान में बना हुआ है, मिड कैप शेयरों पर भी दबाव अब थोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। एक और स्टॉक वागले साहब, पीरामल एंटरप्राइजेज, अभी मैं थोड़ी देर पहले जैसे पूछ रहा था कि ये एनबीएफसी सब बड़े एक्शन में आते दिख रहे हैं, भारत फाइनेंशियल वगैरह, आज मुथूट सारे आज चले, लेकिन पीरामल एंटरप्राइजेस को भी अगर इस श्रेणी में रख दें तो गलत नहीं है, क्योंकि अलग अलग बिजनेसेस में ये इनके पास जो पैसे हैं वो लगा रहे हैं, एक तरह से एनबीएफसी की तरह का ही काम कर रहे हैं। 60% का बड़ा उछाल, वायदा कारोबार का नया खिलाड़ी, राज टॉप गेनर के तौर पर 2230 ये है दाम, क्या करेंगे? अनिल जी, आई थिंक परसों मैंने इसमें बाय दिया था 2030-40 पे, तो मैं होल्ड करूंगा डेफिनेटली। आज भी एक क्रूशियल लेवल ब्रेक किया है जो कि 2100 है, और मैं समझता हूँ ये पोजिशनल तौर पे लगभग 2400 तक जा सकता है ना। ये 1-2 दिन का व्यू नहीं है, 2 से 3 हफ्ते में ये 2400 जा सकता है। यहाँ से भी 8 से 10% की अप मूव मुझे दिखती है, इतना मुझे पैटर्न क्लियर दिखता है, तो होल्ड करूंगा, और थोड़ा करेक्टिव मूव आता है तो मैं बाय भी करूंगा। चलिए, होल्ड करने की सलाह। पीरामल एंटरप्राइजेज में देखिए स्टॉक में 7% का उछाल बनता दिखाई दे रहा है। 50 पॉइंट नीचे निफ्टी, 50 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स, तो मोड में किसी तरह का सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे करके एडवांस डिक्लाइन रेशियो, नेगेटिव काउंटर्स यानी कि गिरावट वाले शेयर जो है वो संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। 895 गिरने वाले शेयर, 802 बढ़ने वालों की संख्या, ये फिलहाल स्थिति है। लेकिन आज का जो बड़ा कल्प्रिट है वो इन्फोसिस ही है, 4% नीचे, और इसको देखते ही देखते टीसीएस और एचसीएल टेक में भी करीब 3% तक की गिरावट आ चुकी है। हमारे साथ अब निताशा शंकर जुड़ गई हैं, जो सीनियर वीपी रिसर्च है येस सिक्योरिटीज की। निताशा, गुड आफ्टरनून। अब देखिए बाजार में गिरावट भावी और इनफैक्ट डेज लो के आसपास ट्रेड करता हुआ, निफ्टी का मूड तो इन्फी ने बिगाड़ा है। क्या आगे ये सिलसिला खराब परफॉर्मेंस का, पुअर गाइडेंस का बाकी कंपनियों से भी एक्सपेक्ट करें?
एटलीस्ट आईटी पैक्ट में तो ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड है, बिकॉज जिस तरह से आपने देखा है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स आए हैं लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस में, उसको लेके डील पाइपलाइन की तरफ में देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव रिस्क एसोसिएटेड ओवर देयर। उसके अलावा जिस तरह से रुपी का मूवमेंट हुआ है तो करेंसी का भी इम्पैक्ट आएगा, एंड इट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट विच वुड बी कमिंग इन। और आगे जाके जो हेडविंड्स हैं पर्टिकुलरली वीजा कॉस्ट को लेके और एम्प्लॉय कॉस्ट को लेके, जो कि यूजुअली फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में आते हैं, उसका भी मार्जिन इम्पैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से ये कंपनीज जो हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि इनका वैल्यूएशन काफी लो है, दे कुड सी अ बिट ऑफ अ नेगेटिव सरप्राइज कमिंग इन, एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, मौका ढूंढना चाहिए इन काउंटर्स में? क्योंकि अब फिर से देखिए इन्फोसिस 900 के आसपास दिखने लगेगा। वी आर होपिंग कि टीसीएस के नंबर्स ठीक ठाक रहें, लेकिन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिए डिप्स आते हैं या फिर क्लियर नो? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से रख सकते हैं और आप उस तरह का रिस्क ले सकते हैं कि कम से कम साल 1.5 साल अगर आप होल्ड कर सकें, देन दोनों ही इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ही काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं प्योरली फ्रॉम द वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर आप इमीडिएट टर्म देखिए तो अगले 3 से 6 महीने में काफी ऐसे रिस्क आ सकते हैं जिसकी वजह से द स्टॉक में नॉट गो अप। तो आपको डिप्स पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय की, लेकिन उसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही देखना पड़ेगा। ओके, डिप्स मिलेंगे वहां पर खरीदारी करें, जल्दबाजी न करें। लेकिन खरीदारी फिर करनी है निताशा, तो कहाँ करनी चाहिए? इस बाजार में कोई मौके हैं? अगर आप कंज्यूमर एरिया को देखें तो वो अभी भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। पर्टिकुलरली जो तीसरी तिमाही के नंबर्स आए थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे, बिकॉज दे सॉ बिट ऑफ एन इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। वो इम्पैक्ट अब इस क्वार्टर में चला जाएगा और काफी हद तक दोनों रूरल साइड से और अर्बन साइड से कंजम्पशन हैज बीन स्ट्रांग। आप टू व्हीलर्स के नंबर्स देखिए, ऑटोज के नंबर्स देखिए, दे प्रीटी इंडिकेटिव की कंजम्पशन काफी स्ट्रांग चल रही है। और पर्टिकुलरली वो स्टॉक्स जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में है, उनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, गिवन द फैक्ट कि गर्मी जो है इस बार काफी जल्दी आ गई है, एटलीस्ट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो उसका बेनिफिट इन स्टॉक्स को मिलना चाहिए। एफएमसीजी इज अनदर एरिया विच इज लुकिंग क्वाइट गुड, पर्टिकुलरली जो मिड कैप और स्मॉलर कैप कंपनीज हैं, दे लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एट करंट लेवल्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो काफी रन अप कर चुके हैं, दे स्टिल लुकिंग गुड। ओके, तो कंज्यूमर ड्रिवन काउंटर्स पर फोकस कीजिए, वहां पर पैसे बनने के पूरे चांसेस हैं। एक स्टॉक जो फिर से रैली करने लगा है वो है प्राइम फोकस का शेयर। आमतौर पर इसकी हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन स्टॉक में आई है अच्छी तेजी। वागले साहब, क्या इसका चार्ट आपने हाल फिलहाल पढ़ा है? क्योंकि ये काउंटर अब 100 के ऊपर कारोबार कर रहा है। ये आप देखेंगे 80 या फिर 60 से चलना शुरू किया था कुछ महीने पहले। हर्षल, पैटर्न काफी क्लियर है। मैं समझता हूँ कोई भी हल्की सी गिरावट हो लगभग 110 के आसपास वो आइडियल बाइंग रेंज होगा। मुझे नहीं लगता ये 100 के नीचे जाएगा तो वो स्टॉप लॉस भी बैठेगा, और मुझे लगता है ये 140, 145 तक अगले कुछ हफ्तों में जा सकता है। तो मोमेंटम एकदम क्लियर है। ओके, तो कोई घबराने की बात नहीं। ये राय है प्राइम फोकस पर, मोमेंटम है मजबूत। अब फोकस करें कुछ रिजल्ट्स पर जो आने वाले हैं अगले हफ्ते में। राजन जी, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, अब तो उम्मीद इन्हीं पर बची है कि ये थोड़ा संभाले। आईटी और इन्फोसिस के बाद तो कोई उम्मीदें खास वहां पर है नहीं। टीसीएस भी 18 अप्रैल को आएगा, लेकिन 19 और 21 ये 2 दिन है इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नतीजों के लिहाज से। क्या नतीजों के पहले इन तीनों में कुछ पसंद है आपको खरीदारी करने के लिहाज से? नहीं, आई थिंक इंडसइंड और यस बैंक तो मुझे ओवर प्राइस लग रहे हैं, और एचडीएफसी ईयर ऑन ईयर स्टैंडर्ड 25-30% का ग्रोथ दिखा था, इसलिए वो स्टॉक तो थोड़ा सा रिचली प्राइस्ड ही होता है। बट फ्रैंकली इंडसइंड और यस बैंक पे तो मुझे वो ओवर प्राइस भी लग रहा है। तो राजन सर, ये ऐसा नहीं है ये एवेन्यू सुपरमार्ट और यस बैंक और ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हमेशा महंगे थे, महंगे और महंगे रहेंगे? देखिए अनिल जी, मैं कोई रेस में तो हूं नहीं पैसे बनाने की। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी, अभी आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, सब लोग नेगेटिव हो गए। 2400 रुपए वाला शेयर आपको 1850 में मिल रहा है। अब अगर आप देखो, मैं 2 दिन पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स का एनुअल रिपोर्ट देख रहा था, मैंने देखा कि ये कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट को। 28,700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट कमाती है ये कंपनी से। तो आपको लगता है ये कंपनी बंद कर देगी गवर्नमेंट? बिहार में बैन आ गया, मध्य प्रदेश ने बात कर दी बैन करने की, छत्तीसगढ़ की बात आ रही है। 28,700 करोड़ रुपए का एक्सचेकर को बेनिफिट होता है ये कंपनी से, तो आपको लग रहा है ये बंद हो गई? ये स्टॉक को तोड़ दिया, 2400 वाला 1850। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि मेरे पास उसके शेयर्स और मैंने 1850 पे करीबन 6 महीने पहले खरीदे थे, नवंबर दिसंबर में।
आज जो 1400-1600 वाली, हाँ आज कोई देख नहीं रहे हैं। ये बात सही है। वैल्यूएशन के हिसाब से आपका कंजम्पशन की स्टोरी की आप बात कर रही थी निताशा, ये भी कंजम्पशन में ही आता है। तो क्या मतलब ये प्राइस देख कर लेंगे आपकी 3000 वाला स्टॉक अगर 1800 में मिल रहा है, 1900 में मिल रहा है तो अब ले लेना चाहिए, या फिर अब एक के बाद एक राज्य सब बंद करने में लगे हैं और लाइन भी लगी कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, तो फंडामेंटल्स वीक हो गए। कैसे देख रहे हैं आप इस स्पेस को? आप कुछ खरीदेंगे? नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये स्टॉक्स काफी करेक्ट कर गए हैं और अगर इनका आप ऑल टाइम हाइज चेक करिए तो उससे दे आर वे ऑफ फ्रॉम दैट, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट हम लोग एटलीस्ट इस सेक्टर में पॉजिटिव नहीं है, बुलिश नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको उसमें डेफिनेटली मिलती रहती है, लेकिन जिस तरह का बैन चल रहा है एंड द गवर्नमेंट सीम्स टू बी टेकिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स इट, उनका इम्पैक्ट इनकी अर्निंग्स में आएगा ही आएगा। येस, इट डज कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी, तो कंप्लीट बैन होने के चांसेस कम है, बट प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप प्रोबेबिलिटी मानिए कि कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, देन इट्स अ गुड बाय, बट वी प्रेफर टू रिमेन अवे फ्रॉम इट। कंजम्पशन की बात करें तो एक और काउंटर जो थोड़ा बहुत कंजम्पशन स्टोरी से जुड़ा हुआ है वो है इन्फीबीम। 1.5% का उछाल पिछले 15 मिनटों में आया है और देखिए स्टॉक 1023 के आसपास ट्रेड करता हुआ। जय, क्या लेंगे? इन्फीबीम ओवरऑल हर्षदा जो हिसाब से इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला था लास्ट वीक में, आई डोंट थिंक आफ्टर दैट इसमें लॉन्ग साइड की पोजिशनली तो बनानी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। अगर ये जो बाउंस देखने मिल रहा है हर्षदा, मेरा ये मानना है कि वहां पे काफी शॉर्ट पोजीशन बनी थी लास्ट वीक और अभी मुझे ऐसा कोई डेटा पर नजर नहीं आ रहा है। जहां तक मैं एफएनओ डेटा स्टडी कर रहा हूं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ शॉर्ट पोजीशंस कट होकर लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हो रही है, और ना ही चार्ट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ अच्छा एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो बोथ फ्रॉम द टेक्निकली एज वेल एज डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से मेरा ये मानना है कि इसमें ये जो उछाल आया है दैट शुड बी यूटिलाइज्ड टू एग्जिट इफ समवन इज स्टक एट द हायर लेवल्स, और अगर ये और कंटिन्यू करता है अपनी अपसाइड और 3-4%, आई थिंक अगेन एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है ये स्टॉक। आई डोंट थिंक जब तक 1180 के ऊपर ये क्लोज देता है तब तक टेक्निकली कोई एक रिवर्सल देखने मिलेगा हमें। कुछ कंपनियां तो ये सोचती होगी कि एफएनओ में क्यों आए हैं, नहीं आए होते तो बेहतर होता है। ये तो मतलब सोच कहते हैं सिर मुंडाते ओले पड़े वैसा हाल हो गया इन्फीबीम का। इन्फीबीम का एक महीने का, वैसे तो 15 दिन का चार्ट हो तो हम 15 दिन का भी देख सकते हैं, नहीं तो एक महीने का चार्ट दिखाएं, क्योंकि इसी सीरीज से इन्फीबीम वायदा कारोबार में आया, आने के बाद जो मार पड़ी है इस स्टॉक में। अब जो कुछ हो रहा है वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, शायद शॉर्ट कवरिंग के चलते बाहर निकलने की कोशिश है। बैन में है इस वक्त वायदा कारोबार के, आज 2.5-3 चाहिए, एक महीने में है 26%, उसमें भी एक महीना निकाल दीजिए, आगे 15 दिन में हुआ है जो कुछ हुआ है सारा काम। ये तो 1400-1500 चलता था शेयर, अब 900-1000 रुपए की रेंज में आ गया है, 1030। और आज ओपन इंटरेस्ट में 1.5% की कमी हुई है, यानी कि आई डोंट नो, इतना बहुत कम ओपन इंटरेस्ट अभी भी घटा है। तो बैंक से आज बाहर निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा ये देखना होगा। लेकिन इस बीच 9150 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है निफ्टी, थोड़ा नीचे आया है तो 9150 के नीचे कारोबार होता नजर आ रहा है। डबल सेंचुरी मारने के मूड में है सेंसेक्स, लेकिन नीचे की तरफ बैंक निफ्टी भी अपनी दिन भर की सारी बढ़त गंवाता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आखिरी आधे घंटे में हावी होती दिख रही है। उसमें कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं, वो इसलिए क्योंकि लंबा वीकेंड है और लंबे वीकेंड के पहले सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि भारी भरकम कारोबार हो रहा है। वायदा कारोबार में 6.5 लाख करोड़ का कारोबार आज हो चुका है, यानी कि बिकवाली में वॉल्यूम्स हैं और वॉल्यूम के साथ बिकवाली होना थोड़ा सा चिंता की बात है। और इसकी वजह साफ है, जो कुछ भी 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था पुट में 9200 पर, कल आज पूरे दिन भर हम 9200 को पार नहीं कर पाए। तो तेजी करने वाले जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पुट बेचे हैं, तेजी की पोजीशन बनाई है, वो कवर करते दिख रहे हैं अपनी, यानी कि अपनी तेजी की पोजीशन खत्म करते हुए दिख रहे हैं। ये संकेत इस वक्त आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। हालांकि एक चीज अच्छी है और वो ये कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद पर अगर आप नजर डालेंगे तो माहौल उतना खराब नहीं, क्योंकि 800 शेयर मजबूत है और 900 शेयर कमजोर हैं। हालांकि अभी ये तस्वीर बदलती हुई दिख रही है, धीमे धीमे कमजोर शेयरों की तादाद बढ़ती हुई इस वक्त आपको नजर आएगी। बच चुके हैं 3:15 इस वक्त और वक्त है BTST या फिर STBT कॉल्स का। वो स्टॉक्स जो आज बचे हुए 15 मिनट पे आप ट्रेडिंग एक्शन लें ताकि सोमवार को आपको मिल सके मुनाफा। लेकिन इससे पहले कि हम आपको कॉल्स बताएं, एक बात बता दें, लंबा वीकेंड है और ग्लोबली बड़े टेंशन के वातावरण में हम जी रहे हैं। ट्रम्प, सीरिया, कोरिया, रशिया, पता नहीं कहां से किसी तरह की कोई भी अच्छी या बुरी खबरें आ सकती है।
तो पोजीशन उतनी ही रखें जितनी आप हैंडल कर सकते हैं, इनफैक्ट उससे कम रखें तो बेहतर होगा। इक्विटी रश के कुणाल सराव की क्या करें, पीरामल एंटरप्राइजेज वो स्टॉक जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, यहां पर आप खरीदारी करके जा सकते हैं। मुझे लगता है उनका लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा, 2250 हो चुका है ऑलरेडी, 2280 का लक्ष्य, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं, छोड़ दीजिए ये ट्रेड। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 765 के स्टॉप लॉस से खरीदने की राय है और 790 का टारगेट, ये ठीक है, अभी 772 पे चल रहा, तो यहां भी ट्रेड लिया जा सकता है। अनुज दीक्षित के रेडार पर है बैंकिंग शेयर। बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी की पोजीशन इन्होंने सुझाई है, 183 का टारगेट दिया है और स्टॉप लॉस 171 का। वहीं पीटीसी में भी तेजी की पोजीशन ये सुझा रहे हैं, 103 का इन्होंने टारगेट दिया है और 95 का स्टॉप लॉस आ चुका है। तो इनफैक्ट पीटीसी भी काफी क्लोज है अपने टारगेट से, तो थोड़ा सा आप कॉशियस जरूर रहें। संदीप वागले है, जय ठक्कर है। वागले साहब, आप अपनी पिक्स दीजिए। हर्षदा, मैं एक एसटीबीटी और एक बीटीएसटी के साथ जाना चाहूंगा। पहला होगा एसटीबीटी, जो मैं जी में बेच के चलने की सलाह दूंगा। जी एंटरटेनमेंट 527 का स्टॉप लॉस होगा, 516 का टारगेट होगा और बाय करने के लिए आईबी रियल एस्टेट में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, 101 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 111। अच्छा वागले साहब, एक मिनट, इसमें मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो आज बैन में आ जाएगा वापस? % ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया आईबुल रियल में, और अब जिस तरह से आज सुनिए जिस तरह से एक दिन में ओपन इंटरेस्ट आज ये बढ़ा है, अब मुझे लगता नहीं कि या तो जब तक कोई बड़ी खबर आ जाए या फिर इस सीरीज में ये बैन से बाहर निकलने वाला है, क्योंकि 60% ओपन इंटरेस्ट बढ़ना एक ही दिन में भारी काम है। बची हुई सीरीज में बाहर निकलेगा नहीं तब भी खरीदेंगे? अनिल जी, मुझे तो लगता है आज के दिन में ही आपको यहाँ से ₹2 मिल जाएंगे। तो आपका जो कल आपने जो बात किया था बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुडे, वैसे ही होगा ये। और अगर बैन में भी आता है तो भी हम बेच तो सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। वो अलग था, वो BTSTT, बाय टुडे सेल तुरंत टुडे तो वो हो जाएगा, तो फिर उससे बढ़िया बात होनी चाहिए। तो शायद वो कैटेगरी में बैठेगा। ठीक बात है। तो 108 के आसपास आज मिले तो आज ही प्रॉफिट बुक कर ले। वागले साहब बड़े बुलिश होने भी चाहिए। देखिए चार्ट पर इतनी मजबूती है, कल बढ़ा, आज सुबह सुबह हम पहला सौदा जब कर रहे थे वागले साहब के साथ, और सुबह बाजार खुलने के बाद सबसे पहले इसी स्टॉक पर नजर पड़ी और वहां से हमने इसे पकड़ा था, लेकिन 60% ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ये नहीं सोचा था, तो दमदार पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट सेक्टर, निताशा, कुछ दम लगता है, खाली ये ट्रेडिंग मूव्स है बस? अगर आप मिड कैप रियल एस्टेट सेक्टर को देखिए तो वो उसमें अभी भी काफी वैल्यू पिक्स अवेलेबल हैं। कंपनीज ने काफी इंक्रीज देखा है फुटफॉल्स में और इंक्वायरीज भी बढ़ रही हैं। दे जस्ट नीड टू कन्वर्ट टू सेल्स विच इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि इंटरेस्ट तो आ ही रहा है फ्रॉम द कंज्यूमर साइड ऑफ इट। तो मिड कैप स्पेस हम लोग को ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है विज़-अ-वी द लार्जर नेम्स, जैसे DLS वगैरह है, ये लार्जर नेम्स है, इनमें वी आर वेरी वी वुड नॉट प्रेफर टू गो फॉर इट। लेकिन जो मिड कैप नेम्स है जैसे कि गॉडरेज प्रॉपर्टीज हो गया, दे स्टिल लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव एट करंट लेवल्स। ओके, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं। लेकिन जय के भी BTST कॉल्स बाकी हैं। जय, बताइए आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? श्योर हर्षदा, दोनों ही BTST है। फर्स्ट है चेन्नई पेट्रो पर, जिसमें एक अच्छा वॉल्यूम्स के साथ एक बाई क्रॉस ओवर देखने मिला है, प्लस हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन भी स्टॉक में देखने मिला है। एंड इट हैज रिवर्स फॉर्मिंग एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ऑन द डेली चार्ट। तो पैटर्न काफी बुलिश पैटर्न है और जब तक मेरा ये मानना है कि वो पैटर्न फेल नहीं होती तब तक अपसाइड टारगेट्स के पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ BTST मेरा मानना है कि बाय करके चल सकते हैं। 398 का टारगेट रहेगा, 379 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड बाय पोजीशन एज अ लॉन्ग में रिकमेंड करना चाहूंगा अपोलो हॉस्पिटल्स पे। फार्मा इनफैक्ट और फार्मा रिलेटेड एनीथिंग इज डूइंग क्वाइट वेल इन टुडेज सेशन, और मुझे ऐसा लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड 1-2 दिनों तक यहाँ पे और भी अच्छा रुझान देखने मिल सकता है। ये स्टॉक में भी काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक बाय क्रॉस ओवर देखने मिला है और एक सिमिलर पैटर्न लाइक चेन्नई पेट्रो फॉर्म हो रही है, वहां पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। सो आई थिंक यहाँ पे भी मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट आएगा। टारगेट बनते हैं इसके 1195 के 1195 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 1164 का। ओके, ये फिलहाल ट्रेड्स अब जय के रेडार पर है। फार्मा कंपनियों में कुछ रुचि लोगों की बढ़ती दिखाई दे रही है इस समय। अगर देखें पिरामल एंटरप्राइजेस की हमने काफी बात कर ली, लेकिन ऑर्किड फार्मा में आज सुबह से खरीदारी है। सन फार्मा में नेशनल लेवल से उछाल देखने को मिलता हुआ नजर आया है। ऑफ कोर्स दिग्गजों में आप देखेंगे और बिंदो में भी कुछ हल्की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या फार्मा थोड़ा सा स्टैंड आउट करेगा यहाँ से आगे? निताशा, रेडार पर है आपके?
अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखिए तो काफी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, पर्टिकुलरली जो लार्जर नेम्स है जैसे कि सन फार्मा है, लुपिन है. सन फार्मा इनफैक्ट वाज अ वेरी बीटन डाउन स्टॉक, और अगर उसमें वी डू एक्सपेक्ट दैट द क्वार्टरली अर्निंग्स वुड बी बेटर देन व्हाट दे वर अर्लियर. और लुपिन और ऑरोबिंदो फार्मा भी जिस तरह से उन लोगों का भी यूएसएफडीए अप्रूवल्स मिले हैं, उसका भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ उसको उनमें देखने को मिलेगा. इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस टू दे आर लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव, तो दे स्टैंड आउट विद इन द पैक. अगर आप पूरे फार्मा सेक्टर को देखिए तो प्रॉब्लली सेक्टोरल मूवमेंट उतना नहीं होगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है. ओके राजू सर, आप क्या करेंगे फार्मा में? भाव से खरीदेंगे कि बहुत गिर चुके हैं, या फिर फंडामेंटल्स वाकई कोई सुधरने के संकेत है? अनिल जी, सवाल मेरे लिए? जी बिल्कुल. हाँ जी, अनिल जी, फार्मा में आपने देखा होगा कि पिछले 2 वर्ष से ये सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है और स्टॉक्स अभी रीजनेबली अच्छे लेवल पे आ गए हैं. खास करके सन फार्मा हमें अच्छा लग रहा है, उससे बेहतरीन कंपनी फार्मा में हो नहीं सकती है, तो सन फार्मा हमें अच्छा लग रहा है. वैल्यूएशन भी रीजनेबल आ गए और प्लस जो कंसर्न्स थे अभी मेरे ख्याल से सब धीरे धीरे सब खत्म हो रहे हैं. और दूसरी कंपनी जो एमएनसी फार्मा में मुझे बहुत पसंद आ रही है और वो जो मैं पर्सनली ओन करता हूँ वो नोवार्टिस है. 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, कुछ 1000 करोड़ से ज्यादा कैश पड़ा है बैलेंस शीट पे. पेरेंट कंपनी का स्टेक है 70-75%, तो बाय आउट हो सकता है इसमें. और पेरेंट का मार्केट कैप तो मेरे ख्याल से $100-150 बिलियन है, तो ये अगर इसे बाय आउट करना है तो बहुत ही कम पैसा इसे इन्वेस्ट करना होगा टू बाय आउट दी पब्लिक होल्डिंग. और दूसरे इसमें ये भी चांस है कि इनकी 100% सब्सिडरी है जो ये लिस्टेड एंटिटी जो नोवार्टिस, जिसका भाव अभी करीबन 720-725 चल रहा है, उसके साथ मर्ज कर दे. मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग स्टॉक ये नोवार्टिस रहेगा, जिसमें हमें लग रहा है कि 50% तक की अपसाइड आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हो सकती है. हमने मर्क में भी अच्छी मूवमेंट देखी, 700 से करीबन 1100-1200 रुपए तक पहुंच गया मर्क, तो वैसी मूवमेंट हमें नोवार्टिस में नजर आ रही है. तो अपॉर्चुनिटीज कई सारी हैं, अलग अलग शेयरों पर आप ध्यान दीजिए. एक स्टॉक जो काफी एक्टिव होता चला है वो है डेल्टा कॉप. इसमें खरीदारी फिर जोर पकड़ रही है. 2% का उछाल देखने को मिल रहा है पिछले 10-15 मिनटों में. कुल मिलाकर अकाउंट अब 1% ऊपर दिखेगा. बागले साहब, 170 के आसपास क्या लिया जाए? नहीं अर्षदा, पैटर्न, वीकली पैटर्न जो बन रहा है वो पॉजिटिव नहीं है. मैं बेचूंगा तो थोड़ा ऊपर में बेचने की सलाह दूंगा, ये ले नहीं सकते अभी. जो इसका जो लास्ट वीक का पैटर्न बना है वो नेगेटिव है, ऊपर में बिकवाली आई है, तो मैं अवॉइड करूंगा. तो फिलहाल खरीदारी करने के लिए इंतजार करें. मेरे ख्याल से 150-60 की रेंज में आने दे, थोड़ा और करेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है. अगले हफ्ते काफी कुछ पता चल जाएगा. ये जो खबरें चल रही कि दमन और दीव को मिला दिया जाए गुजरात के साथ में जो यूनियन टेरिटरी, तो जाहिर सी बात है कि जो गुजरात में शराबबंदी बंद है तो वो वहां भी लागू हो जाएगी. और क्योंकि गुजरात की शराबबंदी दमन दीव के चक्कर में इफेक्टिवली लागू नहीं हो रही है, तो गुजरात वाले सारे लोग वीकेंड पर या शाम को पहुंच जाते हैं वहां पर. डेल्टा आप ट्रैक करती है निताशा? नहीं ट्रैक करती है. ओके राजन, कोई फंडामेंटल व्यू डेल्टा कॉप पर? मुझे तो वो भी ओवर वैल्यूड लग रहा है अर्षदा जी, काफी ओवर वैल्यूड लग रहा है. इनफैक्ट ये अनिल जी ने जो बात कही अभी गुजरात और दमन और दीव की, वैसे ही हम बीच में हमारे क्लाइंट्स बहरीन और कुवैत में थे, तो हम जब बहरीन जाते थे तब पता चला कि सऊदी वाले एवरी थर्सडे रात को बहरीन आते थे सेलिब्रेट करने के लिए और ड्रिंक करने के लिए. तो बस वैसा ही सिलसिला यहाँ पे चालू होगा. और जहां तक ये यूएसएल की बात है, मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमें आज से 2-3 साल के बाद नजर आएगी कि वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और वो मध्य प्रदेश के सीएम ने और उत्तरांचल के सीएम ने दी थी, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी एनकैश नहीं की. तो वो तो 3 साल के बाद ही पता चलेगा. तो अच्छा चलो, इसमें एक मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ, ऐसा क्या हो जाएगा, क्या किस वजह से आप इतना बुलिश हैं? देखिए अनिल जी, ये एक ही रीजन नहीं है कि ये कंपनी 28,700 करोड़ रुपया एक्सचेकर को देती है एवरी ईयर बाय वे ऑफ एक्साइज और अदर ड्यूटीज और जो भी है. ठीक है, ये एक बड़ा फैक्टर है. दूसरा फैक्टर ये है कि 130 करोड़ की आबादी है. आज से मैंने करीबन 5-6 साल पहले आपकी चैनल पे या 7-8 साल पहले जिलेट रेकमेंड किया था, और यही चीज मैंने कही थी कि जिलेट मल्टीबैगर होगा. करीबन मेरे ख्याल से 700 रुपए का भाव था, आज पता नहीं क्या भाव है, 4-5 हजार रुपए का भाव होगा. तो
130 करोड़ की आबादी है, इसमें से अगर 10% लोग, फॉरगेट 10%, अगर 5% लोग अगर साल का 12,000 लिकर पे स्पेंड करते हैं, तो आप देखिए कि कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है और यूनाइटेड स्पिरिट्स का टर्नओवर कितना है। तो ये देखने के लिए फोरसाइट चाहिए। ये हम ऐसे एनुअल रिपोर्ट देखने से या छोटे मोटे स्टेटमेंट आ जाए तो उससे नहीं होगा। ये आने वाले 3-4 साल में अगर आप देखो तो आजकल लेडीज भी ड्रिंक्स करती है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी 5 साल के बाद ही आपको पता चलेगी। अच्छा, 2 लेडीज भी है, लेकिन आपने ये जो 12,000 रुपए की एवरेज निकाली है राजन, उसमें प्लीज थोड़ी कम कर लीजिएगा, मेरी एवरेज कम कर लीजिएगा। मैं इसमें शामिल नहीं, चाहे तो आप आगले साहब की बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज पक्की है, जो राजन जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं वो है रेस्पॉन्सिबल सोशल ड्रिंकिंग। नहीं, रेस्पॉन्सिबल सोशल ड्रिंकिंग, ये पढ़ने वाली, इसमें मैं आपसे सहमत, ये बात तो सही है। अगर 6.5 करोड़ लोग एवरी मंथ सिर्फ 1,000 रुपीज स्पेंड करते हैं और ये 12 महीने का आप ये वर्कआउट करते हो, तो आप देखिए उसका फिगर क्या आता है और यूनाइटेड स्पिरिट्स का टर्नओवर इंडिया में क्या है। और ग्लोबली अगर आप देखो तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है, इसमें वॉल्यूम्स ग्रोथ हार्डली कुछ है, फिर भी 5 टाइम्स द सेल्स मिल रही है। उसका रेवेन्यू अमेरिका से 10 बिलियन पाउंड या यूरो और उसका मार्केट कैप है 50 बिलियन यूरो। 5 टाइम्स द सेल्स मिल रही है। परनॉट रिकॉर्ड जो सेकंड लार्जेस्ट लिकर कंपनी दुनिया में है, वो 3 टाइम्स द सेल्स मिल रही है। और यहाँ पे जहां पे वॉल्यूम्स ग्रोथ है, वो कंपनी आपको 2.7 टाइम द सेल्स मिल रही है। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है और मेरे ख्याल से 27,000 करोड़ का मार्केट कैप यूनाइटेड स्पिरिट्स का, 2.7 टाइम्स। तो दुनिया में इंडिया में हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आप देखो 5 टाइम द सेल्स मिल रही है सब, 4, 5, 6 टाइम द सेल्स। ये कंपनी 2.7 टाइम द सेल्स मिल रही है। ये तो 3-4 साल के बाद ही पता चलेगा कि हमने क्या मिस किया है। परफेक्ट, आपकी कैलकुलेशन तो मैं मान गया, जो जिस बेसिस पर आप रिकमेंड कर रहे हैं वो तो जस्टिफाइड, इसमें कोई डाउट नहीं। वागले साहब, आप तो सुबह शाम चार्ट्स देखते ही हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के। ये बताइए कि राजन की रिकमेंडेशन पे किस लेवल पर खरीदना चाहिए, ये बताइए। अनिल जी, पहले तो मैं डर गया सुबह शाम। मैं समझता हूँ ये और राजन ने अनिल जी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि लेडीज भी ड्रिंक करती है, तो अभी आपको भी सोचना चाहिए। मैं इसके ऊपर बुलिश नहीं हूँ। अच्छा, वैसे लेवल्स की बात करें तो अनिल जी, मुझे लगता है मैं भी राजन से सहमत हूँ। 1800 से 1600 ये रेंज है। एज ए ट्रेड शायद आप सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा सा और डाउन साइड होगा, बट एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप थोड़ा सा नीचे आएगा तो और ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं नियर द बॉटम है। चलिए, बॉटम के नजदीक हैं, ये संकेत साफ है। तो चलिए, अगर फंडामेंटल राय आप सहमत हैं राजन के साथ, तो फिर खरीदारी के मौके आपके लिए बनते हुए दिखेंगे। चलिए, आखिरी मिनट 9150 के आसपास क्लोजिंग के संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी से 165 अंक नीचे सेंसेक्स है। बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होगा 21,700 के आसपास। मेरे ख्याल से ये बैंक निफ्टी की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग के आसपास होना चाहिए। मुझे याद नहीं आ रहा कि 21,700 के ऊपर बैंक निफ्टी एक बार शायद बंद हुआ होगा, तो होगा 5 अप्रैल को। लेकिन कुल मिलाकर काफी अच्छी क्लोजिंग के संकेत है। जी हाँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सहारा जरूर दिया है और खासकर आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI जैसे जो सरकारी बैंक है जो कल थोड़ा सा नर्म पड़ रहे थे, वहां से मूव आया है, अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा हमने देखा एक्सिस, ICICI बैंक में भी आधे % से ज्यादा की तेजी बनती दिखाई दी है। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से कुछ सपोर्ट मिला है मार्केट को। HP, BP, IOC तीनों में तेजी देखने को मिली। तेल कंपनियों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी शामिल कीजिए, लगभग 1% का उछाल देखने को मिला है। लेकिन बाजार में रही है बिकवाली हावी मेटल्स और टेक्नोलॉजी काउंटर्स में। मेटल्स में हिंडाल्को 5% नीचे, टाटा स्टील में 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। वेदांता जैसे काउंटर में भी आज हमने देखा दिन भर बिकवाली हावी थी, 5.5% का नुकसान इस स्टॉक ने दिखाया है। वहीं इन्फोसिस के गाइडेंस से बेहद निराशा हाथ लगी है और 933 के आसपास ये स्टॉक टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में ये पहली बार होगा कि इन्फोसिस में इतनी गिरावट रही है। नतीजों के दिन पहले स्टॉक ने करेक्शन दिखाया लेकिन इतना पिटा नहीं है। तो ये काउंटर करीब 35 से 40 रुपए गिरकर बंद हो रहा है और इसका बुखार TCS, HCL टेक महिंद्रा, माइंडट्री जैसे काउंटर्स पर भी आता हुआ। इन सब में हमने देखा है काफी सेल साइड की पोजीशंस। टेलीकॉम एक और वीक विकेट रही है आज के ट्रेड की, जहां पर हमने देखा है सुबह से ही कमजोरी।
जूट के कारोबार से जुड़े हुए शेयरों की कल की एक दिन की तेजी आज झूठी साबित हुई और एमएसपी जो बढ़ाई गई थी कैबिनेट की तरफ से कल, उसका असर नेगेटिव पड़ेगा इन कंपनियों पर, ये बाजार को समझ में आ गया। लुब्लो, ग्लोस्टर, चेवियोट, ये तमाम कंपनियां हैं जो आज नुकसान के साथ बंद होती हुई दिख रही है और असली नुकसान दिख रहा है मेटल्स में। मेटल्स काफी तेजी से गिरी तो मेटल शेयरों ने आज जमकर दबाव बनाया है आईटी के अलावा। तो आईटी और मेटल आज के विलेंस हैं। बैंक निफ्टी ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि बाजार ऊपर बने रहे, हरे निशान में बने रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फाइनली इस वक्त जो प्रोविजन क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर वो है 175 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स पर, निफ्टी 55 अंक नीचे 9148। जो फाइनल क्लोजिंग होगी इससे 2-4.45 पॉइंट मेरे ख्याल से 9152-53 या 55 के आसपास हो सकती है, थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की भी एवरेज क्लोजिंग मेरे ख्याल से अभी 13 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, 10-20 पॉइंट ऊपर हो सकती है। फाइनल क्लोजिंग अब से कुछ सेकंड्स में आपके सामने आती हुई दिखेगी। ये इस वक्त का रुझान है। तो कुल मिलाकर एक और कमजोर ट्रेडिंग सेशन। कल छुट्टी, एक बार फिर से दोहरा दूं आपको, अम्बेडकर जयंती भी है, गुड फ्राइडे भी है, तो दोनों की वजह से कल छुट्टी है। सीधे अब हम सोमवार को खुलेंगे। वॉल्यूम देखिए 7,28,000 करोड़ का, और ये वॉल्यूम कोई एक्सपायरी के नजदीक का 1-2 दिन पहले का नहीं है, मिड सीरीज में ये वॉल्यूम्स होते दिख रहे हैं। इससे अंदाजा लगना चाहिए कि किस तरह से आज तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की की है इस बाजार में। तो शॉर्ट कम बने, लॉन्ग पोजीशंस कम हुए हैं, ये ज्यादा एक्शन दिखाए आज के सेशन में। चलिए फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है, 182 अंक नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स और निफ्टी एग्जैक्ट ठीक 9150 पर बंद होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी में अगर यही फाइनल क्लोजिंग है तो 21,686 की बुरी नहीं कही जाएगी, ये बेहतर है। 21,700 के ऊपर होता तो और भी बेहतर, लेकिन फिर भी ठीक है ये क्लोजिंग। 808 शेयर मजबूत तो 895, 900 शेयर कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे। ये रुझान का वक्त है हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का, और इससे विदा ले उससे पहले एक राय वागले साहब से ले ही ली जाए। सोमवार के लिए क्या संकेत है वागले साहब? अनिल जी, मैंने हालांकि नीचे के लेवल्स दिए हैं, बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी को ऊपर खींचेगा। हाँ, ये जरूर होगा कि ऊपर में बिकवाली होगी। शायद हम 9150 का अगर रेंज मंडे को होल्ड करते हैं तो फिर 91, 9250 ये रेंज बरकरार रहेगा और वापस इंडिविजुअल स्टॉक मूवमेंट चालू होगा। इतना ज्यादा मैं बेरिश नहीं हूँ, ऐसा नहीं लगता है कि पोर्टफोलियो बेच के हमको 10% नीचे मिलेगा। इतना बेरिश तो व्यू बिल्कुल भी नहीं है। परफेक्ट। तो कमजोरी है, डाउन बट नॉट आउट, ये है इस वक्त आपके लिए बाजार। वागले साहब शुक्रिया आपका, निताशा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजन सर, और बड़ा मजा आया आज आपके साथ बात करके, शो करके, और जय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ आखिरी सौदा में जुड़ने के लिए। और अब देख लेते हैं स्टॉक 2020 का रिजल्ट। आज का मुकाबला नीरज और हेमंत के बीच, और नीरज ने बाजी मारी है 2.62% के रिटर्न इनके हाथ लगते हुए। हेमंत ने करीब 2% के रिटर्न कमाए हैं। आज देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हमारी टीम का हिस्सा बने। ऑयल कंट्री, शिल्पी केबल, तमिलनाडु पेट्रो और जिंदल ट्रेडिंग, ये नीरज के काउंटर थे जिनमें हमने देखा काफी बढ़िया रिटर्न इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए। वहीं अब नजर में आएगी हेमंत की टीम, ISMT, उमंग डेयरी, टेक्स रेल, एमको, ये इनके टीम के शेयर। तो हफ्ते के निचले स्तरों पर बाजार हुए बंद कमजोरी के साथ। बैंकिंग शेयरों में थोड़ी खरीदारी। देखना होगा अगला हफ्ता होगा बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि नतीजे होंगे फुल स्विंग पर और बाजार ग्लोबल चिंताओं से उबर पाएंगे या कमजोरी और बढ़ेगी। जवाब मिलेगा सोमवार को। फिलहाल आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि एक लंबी वीकेंड आ रही है, तो इस वीकेंड की प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। वैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम पर हमने काफी मस्ती कर तो ली, लेकिन वीकेंड मस्ती लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।